A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So as you already know that we have completed whole syllabus of economics, that is microeconomics and the statistics for economics. Okay. So we have continuously revised all the chapters. We have revising the numerical questions of the statistics for economics, as well as we are studying the chapters of the microeconomics. Okay. So in the last class we have discussed about the chapter that is price determination. So in today's class again we will study further topic of the chapter price determination. Okay. So in the last class, in the previous classes, we were already discussed about the what is market equilibrium or the price determination. So at which point the market is going to be equilibrium. So when the demand curve intersect the supply curve, that situation is called the market equilibrium, and that price is also called the equilibrium price, and the quantity on which demand and supply curve intersect at each other, that quantity is called the equilibrium quantity. But most of the time economy is not in equilibrium. Sometimes demand is more than the supply, and sometimes supply is the more than demand. So when the demand is more than the supply, this situation is called the excess demand, and when the supply is more than the demand, that situation is called the excess supply. So it should be reduced or the remove from the economy or the market. हमें क्या करना है, इकोनॉमी में क्या करना होता है कि जो भी सिचुएशन आ रही है एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई की, उस सिचुएशन को हमें क्या करना होता है, इकोनॉमी से रिमूव करना होता है. बिकॉज एक आइडियल सिचुएशन की हम बात करते हैं तो आइडियल सिचुएशन इकोनॉमी में तभी होती है व्हेन डिमांड इज इक्वल टू दी सप्लाई. ओके. सो व्हेन देयर इज डिमांड इज मोर देन दी सप्लाई, अगर डिमांड क्या हो जा रही है, ज़्यादा हो जा रही है एज कंपेरिजन टू सप्लाई, तो दैट सिचुएशन इज एक्सेस डिमांड. तो उस कंडीशन पे क्या करना होता है कि डिमांड ज़्यादा होने का मतलब है कि सप्लाई उतनी हो नहीं पा रही है, तब अल्टीमेटली जो सप्लायर है और प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, प्राइस को इंक्रीज कर देगा. जैसे ही वो प्राइस को ओपी प्राइस से OP1 कर देगा, तो जितनी भी डिमांड लोगों की हो रही है, सो एवरीबडी इज नॉट एबल टू परचेज दोज गुड एट दी हायर लेवल प्राइस, कि हर एक इंडिविजुअल इतना कैपेबल नहीं है कि वो गुड को उस प्राइस पे परचेज कर सके. तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि जो लोग डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है गुड्स की, वो कम हो जाती है, एंड अल्टीमेटली इट रीच टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट. फिर वो उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रीच कर जाता है. वहीं जब हम बात करते हैं व्हेन द सप्लाई इज मोर देन द डिमांड, कि डिमांड क्या है बहुत कम है और सप्लाई ओवर हो रही है, ओवर सप्लाई हो रही है, इन दैट सिचुएशन जो सप्लायर हैं, जो कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूसर है, वो क्या कर देंगे, उनके बीच में बहुत कंपटीशन हो जाएगा. मतलब अगर हम डिमांड 10 गुड्स की कर रहे हैं तो प्रोडक्शन 50 गुड्स का हो रहा है, तो सबको वही होगा ना कि वो कंज्यूमर को क्या करे, सोल्ड आउट करे. तो उसके लिए क्या हो जाता है कि कंपटीशन अमंग दी सेलर्स के बीच में कंपटीशन हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि अल्टीमेटली प्राइस क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है. जैसे ही प्राइस डिक्रीज हो जाती है, फिर हम जैसे ही प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो क्या होता है कि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे फिर से रीच कर जाता है. तो ऐसे ही इसी के थ्रू मार्केट को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व, कि जब डिमांड और सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे कैसे होगा. फिर इसमें हमने पढ़ा था कि व्हेन द इफेक्ट ऑफ डिमांड शिफ्ट इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी पे जब शिफ्ट हो रहा है तो कहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी होगी. जब सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहा है तो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट होगा. नेक्स्ट हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड, कि डिमांड में चेंज हो रहा है जब इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी है, तो उसमें हमने दो पढ़ा था, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक. व्हेन द डिमांड कर्व इज perfectly elastic, it is parallel to the x-axis, and when the demand curve is perfectly inelastic, it is the parallel to the y-axis, and there is no change. ठीक है. तो जब क्या होगा कि डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होगा एंड व्हेन द डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक,
तो जो भी चेंज क्या होगा, बस हम लोग किसमें चेंज करेंगे, सप्लाई कर्व में। सप्लाई कर्व इधर राइटवर्ड और दी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। फिर इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट होगा, ये हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जब सप्लाई कर्व परफेक्टली इलास्टिक और सप्लाई कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, जब सप्लाई कर्व परफेक्टली इलास्टिक होगा सो इट विल बी द पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, और वहां पे बस डिमांड कर्व क्या होगा, वो चेंज होगा इधर राइटवर्ड और द लेफ्टवर्ड। और हम लोग सेम सप्लाई कर्व पे स्टडी करेंगे। वहीं अगर बात होती है कि परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, तब उस सिचुएशन पे क्या होगा, वो पैरेलल टू दी वाई एक्सिस पैरेलल हो जाएगा, और बस चेंज किस में होगा, डिमांड में। डिमांड कर राइटवर्ड और डिमांड कर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, इतना हम लोग ने पढ़ लिया था। और क्या हम लोग ने एक और टॉपिक स्टार्ट किया था कि इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द क्वांटिटी, कि चेन इफेक्ट। चेन इफेक्ट में हमने पढ़ा था कि अगर चेन इफेक्ट डिमांड शिफ्ट हो रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी पे, जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं डिमांड को, तो उसमें पहला हमने पढ़ा कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जब कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होता है, और हम इसमें चेंज बस डिमांड में करेंगे, सप्लाई कर्व विल बी द सेम। हम अभी साइमल्टेनियसली नहीं पढ़ रहे कि डिमांड भी चेंज हो रहा है और सप्लाई भी चेंज हो रहा है, बस इसमें चेंज किसमें होगा, डिमांड में। तो उसमें एक है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जब टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल चेंज होता है, फेवरेबल चेंज होने का मतलब है कि विंटर सीजन में हम लोग स्वेटर्स की डिमांड ज़्यादा करें, तो जब स्वेटर की डिमांड ज़्यादा करें तो स्वेटर की डिमांड क्या हो गई जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही स्वेटर की डिमांड इंक्रीज होती है तो कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। वहीं हम बात करते हैं कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस में अनफेवरेबल चेंज हो रहा है, दैट मीन्स कि अभी विंटर सीजन में हम डिमांड किसकी कर रहे हैं, एसी की डिमांड कर रहे हैं या कूलर की डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग एसी और कूलर क्या है कि विंटर सीजन में डिमांड करेंगे, तो इनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और डिमांड अगर कम होती है तो कर्व विल शिफ्ट टू दी लेफ्टवर्ड। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। और पढ़ा था कि चेंज इन इनकम, कि इंक्रीज इन इनकम और द डिक्रीज इन इनकम। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया था कि फेवरेबल चेंज होता है, अनफेवरेबल चेंज होता है। सो इंक्रीज इन इनकम मतलब अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो कर्व विल शिफ्ट टू द राइटवर्ड, जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो कर्व विल शिफ्ट टू द राइटवर्ड, एंड व्हेन द डिक्रीज इन इनकम सो कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्टवर्ड. So all these we have discussed in the previous classes. So in today's class we are going to study the further effect of change in demand on the equilibrium price and the equilibrium quantity, chain effect, and effect of the change in the supply on the equilibrium price and the equilibrium quantity. So let's get started. Now the next one is effect of change in income. Effect of change in income. So in the case of the normal good, कि अगर इनकम चेंज हो रही है तो व्हाट विल द इम्पैक्ट ऑन द डिमांड ऑफ द नॉर्मल गुड. ठीक है, कि नॉर्मल गुड की डिमांड में क्या चेंज होगा. तो पहला है इधर इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड की बात हम कर रहे हैं. सेकेंड वन इज डिक्रीज इन इनकम. ठीक है, एकदम सही बात है. नॉर्मल गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं जो हम लोग नॉर्मली कोई भी गुड्स को यूज करते हैं, लाइक पेन, पेंसिल, ब्रेड, बटर, मिल्क, कर्ड, ये सारी क्या है, नॉर्मल गुड्स है. तो जैसे ही इनकम हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी. ठीक है, एज अ कंज्यूमर अगर हमारी इनकम क्या होती है, इंक्रीज होती है, सो डिमांड फॉर दोज गुड्स विल ऑल्सो इंक्रीज. इनकी भी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी. तो पहले हम सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम बनाएंगे. एस डी ओपी प्राइस, ओएम क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी हो गया. फिर इंक्रीज इन इनकम मतलब इनकम इंक्रीज हो रही है, सो डिमांड विल
increases, so only because of increase in demand, so the curve will shift to the rightward. कर्व क्या होगा, वो rightward shift हो जाएगा. कर्व क्या होगा, वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. सो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा. राइट, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा और पी प्राइस ओपी से ओपी 1 हो जाएगी, क्वांटिटी ओएम से ओएम 1 हो जाएगी. ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट E1. नेक्स्ट है व्हेन डिक्रीज इन इनकम. इनकम अगर डिक्रीज हो जाती है, इनकम अगर डिक्रीज हो जाएगी तो नॉर्मल गुड्स का कंजप्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज वी डोंट हैव इनफ इनकम टू परचेज द गुड्स. तो डिमांड और सप्लाई, डिमांड सप्लाई, तो डिक्रीज इन इनकम मीन्स द कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्टवर्ड. ओपी ओएम P1 M1. ठीक है, तो D as D1 D1 E1. राइट, इधर प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड और द सप्लाई. ठीक है, तो कर्व देखिए, जैसे ही इनकम हमारी डिक्रीज हो रही है तो कर्व हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जब कम हमारे पास पैसा रहेगा, पैसा ही हमारे पास नहीं रहेगा, इनकम ही नहीं रहेगी किसी भी कंज्यूमर के पास, तो वो गुड्स को कैसे परचेज करेगा ना. तो डिक्रीज इन इनकम, सो द कर्व विल शिफ्ट टू दी लेफ्टवर्ड. डिमांड भी कम हो जाएगी, और अगर इनकम इंक्रीज होगी तो हम डिमांड भी ज़्यादा करेंगे. जब डिमांड ज़्यादा करेंगे तो कर्व विल शिफ्ट टू दी राइटवर्ड. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम व्हेन द गुड्स आर इंफीरियर गुड्स. जब गुड क्या है, इंफीरियर गुड है, तब इस पे क्या इम्पैक्ट होगा. कि जब इनकम हमारा इंक्रीज इन इनकम और डिक्रीज इन इनकम. ठीक है, इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो दे ऑल आर वेरी चीप इन क्वालिटी. जो क्वालिटी में क्या होते हैं, बहुत ही चीप होते हैं, उनकी जो क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती. तो जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो क्या हम डिमांड इंफीरियर गुड्स की इंक्रीज कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2 टाइप्स के राइस हम लेके चलते हैं. लाइक बासमती राइस हम लेते हैं, बासमती, और हमें कोर्स ग्रेन लेके, कोर्स वो राइस लेके चलते हैं जो एकदम वर्स्ट क्वालिटी के होते हैं. तो नॉर्मल राइस लेके चलते हैं, मतलब जो बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होते. जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज करेगी तो इनकम इंक्रीज करेगी, इंक्रीज इन इनकम से तो इंफीरियर गुड की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी ना. तब तो हम किसकी ओर शिफ्ट हो जाएंगे, बासमती राइस की ओर शिफ्ट हो जाएंगे. जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी, हमारे घर अगर हमारे मम्मी पापा की सैलरी आती है, पापा की सैलरी आती है, तो अगर पहले पापा की 50,000 आ रही थी, अब पापा की 80,000 आ रही है. 80,000 की सैलरी आने से क्या हम वही बेकार क्वालिटी का कोई फूड आइटम्स को कंज्यूम करेंगे या हमारी स्टैंडर्ड इंक्रीज कर जाएगा. तो इनकम इंक्रीज होने से इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो जैसे ही डिमांड इंफीरियर गुड्स की कम हो जाएगी तो कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. सिंपल सा है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसको समझिए. तो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाएंगे एज E P M प्राइस क्वांटिटी O. ठीक है, दिस इज D, दिस इज S. राइट, अब कह रहा है कि इनकम इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन इनकम, तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी. जैसे डिमांड कम होगी तो कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्टवर्ड. कर्व हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा एज D1 एंड D1. राइट, जैसे कर्व शिफ्ट होगा तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा एज प्राइस इज P1, क्वांटिटी इज M1.
ठीक है, समझ में आ गया होगा। इक्विलिब्रियम को हम लोग E1 से डिनोट कर देते हैं। जैसे ही हमारी डिक्रीज इन इनकम मेरे पापा की 50,000 आ रही थी, अब पापा की इनकम कम होकर 20,000 आने लगी, तो इंफीरियर गुड्स की हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब हमारे पास इनफ अमाउंट नहीं है कि हम नॉर्मल गुड्स को कंज्यूम करें। अब हम क्या करेंगे, इंफीरियर गुड्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। सो द डिमांड फॉर द इंफीरियर गुड विल बी इंक्रीजेस। ठीक है, सो डिमांड एंड सप्लाई, DDSS. तो इन डिक्रीज इन इनकम मीन्स इंक्रीज इन डिमांड ऑफ द इंफीरियर गुड्स. So as D1 OP OP1 M और M1 प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, इसको समझिए, देखिए ध्यान से कि चेंजेस हो क्या रहा है। ठीक है, इसमें वो बेसिकली यही रहा है कि हम दो टाइप के गुड्स लिए हैं, नॉर्मल गुड्स लिए हैं एज वेल एज हमने इंफीरियर गुड्स लिया। नॉर्मल गुड्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है कि जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो जो गुड्स जो डिमांड है फॉर द नॉर्मल गुड्स विल आल्सो इंक्रीज, और जैसे ही हमारी इनकम डिक्रीज होगी तो जो डिमांड है नॉर्मल गुड्स की वो भी डिक्रीज हो जाएगी। जस्ट ऑपोजिट हम किसके साथ बात करते हैं, हम बात करते हैं इंफीरियर गुड्स की। इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर वेरी चीप इन देयर क्वालिटी, क्वालिटी में उनकी बहुत चीप होते हैं, वर्स्ट क्वालिटी के होते हैं, अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं। तो जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज करेगी तो जो डिमांड है इंफीरियर गुड्स की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे ही हमारी इनकम डिक्रीज करेगी सो द डिमांड फॉर द इंफीरियर गुड्स विल बी द इंक्रीजेस। डिमांड क्या है इंफीरियर गुड्स की, वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहां तक हमने इन्हें समझ लिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। कि जब प्राइस जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स आपको पता है ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टी एंड कॉफी, टी और कॉफी की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में चेंज आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में, तो डिमांड में क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे कह रहा है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, कि अगर हम टी और कॉफ़ी लेके चल रहे हैं और कॉफ़ी को यहाँ पे हम क्या करें कि कॉफ़ी की प्राइस क्या हो जा रही है, इंक्रीज कर जा रही है, मतलब विद देयर इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस इंक्रीज कर जा रही है लाइक कॉफ़ी की, सो द कंज्यूमर विल सब्स्टिट्यूट द कमोडिटी से टी फॉर द कॉफ़ी। अब कंज्यूमर क्या करेगा, कॉफ़ी की जगह टी को कंज्यूम करेगा ना, कि जैसे अभी टी और कॉफ़ी का ऑप्शन है हमारे पास, हमें पता है इसमें कह रहा है कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, यहाँ पे हमने कॉफ़ी को सब्स्टिट्यूट गुड्स ले लिया, तो जैसे ही कॉफ़ी की प्राइस बढ़ जाएगी तो हम लोग एज अ कंज्यूमर क्या करेंगे, टी को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे ना, क्योंकि हम क्यों महंगी चीज़ों पे जाएंगे, हम तो उन गुड्स पे जाएंगे ना जो लेस कॉस्टली हो। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हेन दी प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स फॉल्स, जैसे ही सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस क्या होगी, फॉल कर जाएगी, लाइक टी और कॉफ़ी लेके चलते हैं तो कॉफ़ी की प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो एज अ कंज्यूमर हम कॉफ़ी को फिर ज़्यादा प्रेफर करेंगे और टी की डिमांड क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, और जैसे ही डिमांड कम होगी तो कर्व क्या होगा, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसको अब हम लोग डायग्राम से समझते हैं। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूरा जो है ना, पूरा डायग्राम पे ही बेस्ड है, मतलब डायग्राम में तो कुछ भी नहीं, बस ये समझ लीजिए। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है।
increase in price of decrease in price of substitute goods, right? अब कह रहा है एक बार इसको पढ़ लेते हैं. When there is increase in the price of the substitute goods, जैसे ही प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स की क्या हो रही है, राइज कर रही है कॉफी की, सो द कंज्यूमर विल सब्स्टिट्यूट द कमोडिटी से टी और कॉफी. अब कंज्यूमर क्या करेगा, टी को कॉफी की जगह पे ज्यादा कंज्यूम करेगा. सो दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन डिमांड फॉर द टी. ऐसे क्या होगा कि जो डिमांड है टी की वो इंक्रीज कर जाएगी एंड द डिमांड कर्व ऑफ टी विल शिफ्ट टू द राइट वन. राइट, अब हम इसको क्या करते हैं, डायग्राम पे प्लॉट करते हैं. B, B, S, S. Equilibrium point as E, price P, M, O. अब फिर जो डिमांड है टी की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. तो डिमांड टी की इंक्रीज हो गई तो कर्व विल शिफ्ट टू दी राइट वन एज M1 एंड प्राइस OP. हियर प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, राइट. ठीक है, ये जो कर्व है एज D1, ये किसका कर्व है, टी का कर्व है. ठीक है, ये टी का कर्व है क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस, यहाँ पे हमने टी और कॉफी लिया था तो कॉफी का क्या है, कॉफी की प्राइस इंक्रीज कर गई. बोला है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस इंक्रीज कर गई. तो जैसे ही प्राइस कॉफी की इंक्रीज कर जाएगी तो कंज्यूमर क्या प्रेफर करेंगे, टी प्रेफर करेंगे. जब कंज्यूमर टी प्रेफर ज्यादा करेंगे तो डिमांड टी की इंक्रीज हो जाएगी. तो कर्व विल शिफ्ट टू दी राइट वर्ड. नेक्स्ट वन इज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स. अगर प्राइस जो है कॉफी की वो डिक्रीज कर जाएगी, जैसे ही कॉफी प्राइस की डिक्रीज कर जाएगी तो लोग क्या प्रेफर करेंगे, कॉफी प्रेफर करेंगे. कॉफी प्रेफर करेंगे तो जो डिमांड है वो टी की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो जब डिमांड कम हो जाएगी तो कर्व विल शिफ्ट टू दी लेफ्ट वर्ड. D, S, as D1, prices OP, O, M, P1, M1, price and quantity. ठीक है, प्राइस एंड क्वांटिटी हो गया. ठीक है, इसका मतलब हम लोग अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स. अगर प्राइस क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिक्रीज हो रही है. सब्स्टिट्यूट गुड्स यहाँ पे हमने कॉफी लिया है तो जब लोग कॉफी को क्या करेंगे, ज्यादा प्रेफर करेंगे तो जो डिमांड है फॉर द टी विल डिक्रीजेस. सो द कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट वर्ड. ठीक है, आई थिंक सो इतने में अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डायग्राम को कैसे बनाना है. मेन इसमें क्या है कि आपको ये जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं डिमांड को, उसको पहले समझना होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है. जैसे ही आप समझ जाएंगे आप अल्टीमेटली इसका डायग्राम बना लेंगे. और आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर एग्जाम में आता है तो आपको पहले इसको स्टेटमेंट में बताना पड़ेगा कि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स का मीनिंग क्या होता है. फिर उसके बाद आपको डायग्राम बताना पड़ेगा. डायग्राम बनाओगे एंड आफ्टर दैट इसका ऑब्जर्वेशन लिखोगे. ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे आप लोग कि वाई एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, वाई एक्सिस पे क्या लिया, इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 पे E पे बन रहा था. फिर न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बना है क्योंकि जब डिमांड इंक्रीज हो गई है तो कर्व, डिमांड क्या टी की इंक्रीज हो गई तो कर्व क्या हो गया, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया है. न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बना है. प्राइस OP से OP1 हो गया, क्वांटिटी OM से OM1 हो गया. सेम इसका भी हम बनाएंगे कि
जब डिक्रीज हो गया प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो डिमांड टी की क्या हो गई है, वो कम हो गई है. एंड व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड फॉर द टी, so the curve will shift to the leftward as E2 E1. So the new equilibrium point is reached. Now the price falls as to from OP to OP1. प्राइस क्या हो गई है, वो फॉल कर गई है. प्राइस जब फॉल करती है और क्वांटिटी विल ऑल्सो फॉल्स एज OM2 OM1 पे प्राइस भी आपकी क्वांटिटी भी क्या हो गई है, फॉल कर गई. ठीक है, तो ये क्या था आपके जो भी इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड में हम देख रहे थे. नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो है आपका चेन इफेक्ट ऑफ सप्लाई शिफ्ट ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द क्वांटिटी. अब हम लोग चेन इफेक्ट किसका देखेंगे, सप्लाई का देखेंगे. मतलब कि जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी में, तब उसमें क्या इम्पैक्ट आएगा. अभी तक हमने क्या पढ़ा कि चेन इफेक्ट पढ़ा, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है वो कैसे अफेक्ट करते हैं ये पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे कि जो सप्लाई के फैक्टर्स हैं वो कैसे सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, और सप्लाई को जब इफेक्ट करेंगे तो सप्लाई कर्व के साथ इंक्रीज और डिक्रीज होगा, और जब इंक्रीज और डिक्रीज सप्लाई कर्व होगा तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट होगा. ठीक है, तो यहाँ पर चेन इफेक्ट, चेन इफेक्ट ऑफ सप्लाई शिफ्ट और supply shift on equilibrium price and quantity. ठीक है, तो इसमें सबसे पहला कह रहा है सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू नंबर ऑफ फैक्टर्स. ठीक है, जो सप्लाई है कमोडिटी की वो चेंज क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स है, वेरियस नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज चेंज इन टेक्नोलॉजी. अगर कुछ टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर कुछ क्या हो रहा है कि सप्लाई में चेंजेस हो रहा है, जैसे हमने लास्ट लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ा है ना, कि लॉ ऑफ सप्लाई में हमने पहले ये पढ़ा कि सप्लाई क्या होती है, फिर उसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा कि पॉजिटिव रिलेशन होता है किसके बीच में, इक्विलिब्रियम प्राइस, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में. व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होती है, वो इंक्रीज कर जाती है. ये सारा चीज़ें हमने क्या है पढ़ लिया है. और फिर हमने पढ़ा कि फैक्टर्स, बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो सप्लाई को भी अफेक्ट करते हैं, वो भी पढ़ा था. तो उसमें हमने पढ़ा था कि चेंज इन टेक्नोलॉजी, जब टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, चेंज हो रही है. चेंज टेक्नोलॉजी होने का मतलब है कि व्हेन द टेक्नोलॉजी इज इम्प्रूव्ड और व्हेन द टेक्नोलॉजी इज डिटोरेशन, मतलब कि जब टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, अच्छी क्वालिटी की हो रही है, टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, तब सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. और व्हेन द टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, डिटोरेटेड हो रही है, मतलब वर्स क्वालिटी की होती जा रही है, तब उस पर सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. फिर प्राइस ऑफ द इनपुट्स, जो भी रॉ मटेरियल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनपुट्स हम लोग प्रोडक्शन में लगाते हैं, अगर उन इनपुट की प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तब सप्लाई में क्या इम्पैक्ट होगा, और जब उन इनपुट की प्राइस डिक्रीज हो रही है तब सप्लाई में क्या इम्पैक्ट होगा. एक्साइज टैक्स, जो डिफरेंट टाइप्स के टैक्स होते हैं, अगर वो टैक्स सप्लाई पे या प्रोडक्शन पे लग रहे हैं, व्हेन द टैक्स रेट इंक्रीजेज, so what will impact on the supply, and when the tax rate decreases, so what will impact on the supply. Next one is price of the related goods. When we talk about the substitute goods or the related goods, complementary goods, so what will impact on the supply of those commodity. So when the price of those substitute goods or the complementary goods increases, so what will impact on the supply of the commodity, and when the price is decreased, so what will be the impact on the supply of those commodity. Number of firms, when the number of firms increases, so the impact on the supply will either increases or the decreases, and when the number of firms will the decreases, so what will impact on the supply, whether it is increases or the decreases. So their effect on the equilibrium quantity and equilibrium price and quantity we will discuss in this
तो बेसिकली हमें यही पढ़ना है कि ये जो सारे फैक्टर्स हैं, चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अगर टैक्स जो एक्साइज टैक्स रेट हैं वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं, जो प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स हैं उनकी प्राइस में अगर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, when the number of inputs, when the price of the inputs is increases or the decreases, तब supply पे क्या impact होगा, और when the number of firms increases or the decreases, so what will impact on the supply. So all these topic we will discuss in this topic. Basically in this topic, chain effect of the supply shift on the equilibrium, price and the quantity, we will discuss all these things with the help of the